Hello everyone. In this video, I'm going to discuss some mnemonics which will be helpful for all of your exams, no matter आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सब एक ही जैसे होते हैं, लर्निंग, मेमोरी, जनरल साइकोलॉजी का सब कुछ. तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस मेजॉरिटी ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर. तो उस चैप्टर में से थोड़े बहुत जो निमोनिक्स मैंने यूज़ किए, मैं पढ़ते टाइम यूज़ करती हूँ, तो वो सारे आई हैव लिस्टेड. इसके अलावा अगर आपको और कोई भी जैसे कोई भी टॉपिक हो जिसको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही हो या जिसका आप थोड़ा निमोनिक चाह रहे हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस सम अदर निमोनिक्स. तो तब मैं आपके वो क्वेरीज ले लूँगी और उसमें अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें देख लेंगे क्या क्या है. तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर नेट और एनी पीजीटी साइकोलॉजी एग्जाम और एनी अदर टीचिंग एग्जाम रिलेटेड टू साइकोलॉजी, ये सब में आपकी हेल्प करेगा. लेट्स स्टार्ट. सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम. तो सेंसरी सिस्टम के, अच्छा यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं. तो बेसिकली ये वीडियो इज ओनली फॉर निमोनिक, तो यहाँ पे मैं आपको निमोनिक ही एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. तो सेंसरी सिस्टम को एफरेंट नर्व्स भी बोलते हैं और मोटर सिस्टम को इफरेंट नर्व्स भी बोलते हैं. तो इनको किस तरह से याद करा जाए. सेंसरी सिस्टम का क्या काम होता है कि ये हमारे इन्फॉर्मेशन को सेंसेस से ब्रेन तक की ले जाता है. मोटर सिस्टम का ये काम होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रेन से सेंसेस तक लेके जाती है. तो इसको आप इस तरह स्टोरी फॉर्म में लर्न कर सकते हो कि अगर आपने कोई चीज़ देखी या आपने जैसे कोई चीज़ टच किया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने हाथ से उसको टच करोगे, ठीक है. तो पहला चीज़ क्या है, आपने हाथ से उसे टच किया, यू फेल सम सेंसेस. तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ से, टच से आपके ब्रेन तक की गई. ब्रेन ने आपको इंटरप्रेट किया दैट द थिंग यू हैव टच इज सॉफ्ट, ठीक है, उसका टेक्सचर क्या है, सॉफ्ट है. तो पहले इन्फॉर्मेशन आपके हाथ से आपके ब्रेन तक गई, उसके बाद ब्रेन से वो इन्फॉर्मेशन आपके मतलब आपको ये पता चल पाया कि हाँ, द थिंग आई एम टचिंग इज द सॉफ्ट वन, ठीक है, वो सॉफ्ट है उसका नेचर. तो पहले क्या चीज़ हुई, पहले सेंसरी सिस्टम ने काम किया और ए अल्फ़ाबेट्स में ए सबसे पहला आता है. तो यहाँ पे इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ए पहले आता है और सेंसेस हमारे सेंसेस से ब्रेन तक पहले जाते हैं. तो इस हिसाब से आप एस और ए को एक साथ याद कर सकते हो कि सेंसरी और एफरेंट. तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी. मोटर सिस्टम ई जो बचा वो एम को ई के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है. मिड ब्रेन में दो कॉलिकुलस होते हैं, कॉलिकुलाई होते हैं. तो सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इन्फीरियर कॉलिकुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर जैसे आपकी में मैच दो कॉलम में आ रहा हो तो कौन सा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो सुपीरियर कॉलिकुलस बेसिकली क्या करती है, रिसीव विजुअल सेंसरी इनपुट, ठीक है. जो विजुअल सेंसरी इनपुट होती है वो सुपीरियर कॉलिकुलस तक जाती है और जो ऑडिटरी सेंसरी इनपुट होती है वो इन्फीरियर कॉलिकुलस तक जाती है. तो सुपीरियर स्टार्ट फ्रॉम एस और सी, ठीक है. विजुअल यानी देखना, तो देखने का मतलब सी, ठीक है. तो एस एंड एस इस तरह से आप याद कर सकते हो दैट सुपीरियर इज इक्वल टू सी. तो सी मतलब विजुअल इन्फॉर्मेशन, तो विजुअल इन्फॉर्मेशन सुपीरियर कॉलिकुलस तक जाएगी. तो इन्फीरियर कॉलिकुलस अपने आप आपका ऑडिटरी जो दूसरा बचा वो हो जाएगा, ओके. ब्रोकाज एरिया जो होता है वो स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. वर्निकीज एरिया आपका स्पीच कॉम्प्रीहेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. स्पीच प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि स्पीच को प्रोड्यूस करना, बोलना, ठीक है. तो ब्रोका का मतलब बोलना, बी फॉर ब्रोका एंड बी फॉर बोलना. तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, जब आप बोल रहे हो तो आप स्पीच प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ब्रोका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोलना, दैट इज स्पीच प्रोडक्शन. अब इसी के साथ आप यहाँ पे ये भी याद कर सकते हो, ब्रोकाज एरिया आपका फ्रंटल लोब में होता है और वर्निकीज एरिया आपका टेम्पोरल लोब में होता है. तो फ्रंटल इज इक्वल टू ब्रोका, ठीक है. तो FB फेसबुक इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हो कि फ्रंटल ब्रोका, तो बचा हुआ टेम्पोरल वो आपका वर्निकीज में आ जाएगा. दो जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो आप एक का वो बना लो निमोनिक, दूसरा अपने आप फिट हो जाता है. यहाँ पे भी यही था, सुपीरियर का एस सुपीरियर और सी, तो नेक्स्ट अपने आप हो जाएगा. इसी यहाँ पे भी सेंसरी में ए, तो एस और ए, ठीक है. दूसरा जो वाला है मोटर इफरेंट वो अपने आप फिट हो जाएगा. तो एक का बना लीजिए आपको, दूसरा अपने आप लर्न हो जाएगा. एक्सॉन जो होता है वो माइलिनेटेड होता है और डेंड्राइट्स जो होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं. तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, AM PM जिस तरह से होता है ना, टाइम में हमारा AM और PM लगता है, उसी तरह से एक्सॉन और माइलिनेटेड तो AM, ठीक है. और डेंड्राइट्स जो होते हैं वो अनमाइलिनेटेड, इसको आप DU या दिल्ली यूनिवर्सिटी इस तरह करके कुछ याद कर सकते हो. तो डेंड्राइट इज अनमाइलिनेटेड DU, एक्सॉन माइलिनेटेड AM, ओके. रेस्टिंग स्टेज में जो न्यूरॉन्स की पोजीशन होती है, न्यूरॉन्स की जो कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है कि इनसाइड में हमारे नेगेटिव आयंस होते हैं और आउटसाइड हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं. नेगेटिव आयंस में जो मेजोरिटी होती है वो पोटेशियम की होती है, पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो K होता है. आउटसाइड में हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं जिसमें मेजोरिटी हमारी सोडियम की होती है, जिसका जो सिंबल होता है दैट इज Na.
तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो दैट पॉजिटिव नासा इज आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नासा, मतलब यहाँ पे आपने याद कर लिया कि पॉजिटिव आयंस जो हैं वो बाहर हैं। नासा में क्या चीज आ जाएगी, आपका एस से सोडियम आ जाएगा, और Na जो है वो आपका सिंबल होता है इसका। तो इस तरह से आप इसको दोनों याद कर सकते हो कि सिंबल भी आपको याद हो जाएगा, सोडियम का Na होता है। और आउटसाइड, तो ये सारी चीजें कहाँ है, ये सारी चीजें आउटसाइड है। ठीक है, तो पॉजिटिव, ठीक है, और नासा यानी सोडियम और उसका सिंबल Na, ये कहाँ है, बाहर है, आउटसाइड है। ठीक है, तो पॉजिटिव नासा इज आउटसाइड। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो अब बचा क्या, इनसाइड बचा, पॉजिटिव बाहर है तो नेगेटिव अंदर होगा, और सोडियम बाहर है तो पोटेशियम अंदर होगा। सोडियम का सिंबल Na होता है तो पोटेशियम का K होगा। ओके, रेट्रोग्रेड एमनीशिया का मतलब होता है कि जो इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले की आपके जो मेमोरी होगी वो आप भूल जाएंगे। एंट्रोग्रेड एमनीशिया में एक्सीडेंट के बाद की न्यू मेमोरीज नहीं बनती हैं। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड एमनीशिया का मतलब फॉरगेट पास्ट, एक्सीडेंट से पहले की चीजें। तो रेट्रो का मतलब क्या होता है, पास्ट। ठीक है, तो रेट्रो में आप पास्ट की चीजें भूल जाओगे, एक्सीडेंट से पहले की चीजें भूल जाओगे। एंट्रोग्रेड एमनीशिया में फॉरगेट आफ्टर इंसिडेंट, जो भी आपका एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद का जो वो मतलब मेमोरी है वो फॉर्म नहीं होंगी। तो ए से एंट्रोग्रेड होता है, ए से आफ्टर होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो रेट्रो मीन्स पास्ट, तो एक्सीडेंट से पहले की। एंट्रो मीन्स आफ्टर, ठीक है, एंट्रो यानी आफ्टर। ए तो ये आपके एक्सीडेंट के बाद की मेमोरीज नहीं बनेगी। ओके, इसी तरह से यहाँ पे ये भी है, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होता है। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है फॉरगेट प्रीवियसली लर्नड टास्क। ठीक है, जो भी आपने न्यू टास्क सीखा है उसकी वजह से आपका जो प्रीवियसली लर्नड टास्क है वो आप भूल जाते हो। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में जो पुरानी जो सीखी गई चीज है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसको रिकॉल करने में प्रॉब्लम आती है। तो रेट्रो मीन्स बैकवर्ड या पास्ट। ठीक है, दोनों चीज एक ही है, तो ये आप इस तरह से याद कर सकते हो। और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो भी आपने नई चीज सीखी है उसमें प्रॉब्लम आती है ड्यू टू द प्रीवियसली लर्नड मटेरियल। ठीक है, तो प्रोएक्टिव में क्या है, आपकी जो नई चीज आपने सीखी है उसको याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो प्रो मीन्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो नई चीज में प्रॉब्लम होगी। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, रेट्रो मीन्स बैकवर्ड एंड प्रो मीन्स फॉरवर्ड। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। न्यूरॉन्स में जो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं इसको भी आप याद कर सकते हो। प्लस आप ये भी याद कर सकते हो कि डेंड्राइट जो होता है वो फर्स्ट होता है, हमारे न्यूरॉन्स का पहला पार्ट होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और लास्ट में हमारा एक्सॉन होता है। तो अगर आपको इससे आप ये भी याद कर सकते हो कि डेंड्राइट रिसीव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेंड्राइट रिसीव करता है या ट्रांसमिट करता है। तो डेंड्राइट रिसीव इन्फॉर्मेशन और एक्सॉन एग्जिट इन्फॉर्मेशन, या एक्सॉन जो है वो ट्रांसमिट करता है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एक्सॉन करता है। ठीक है, तो डीएनए की तरह आप इसको याद कर सकते हो। द फर्स्ट इज डेंड्राइट, देन बीच में का पूरा न्यूक्लियस वाला पार्ट, और फिर लास्ट में एक्सॉन। ठीक है, तो डी पहले आ रहा है तो पहले वो रिसीव करेगा, पहले आप रिसीव करोगे तभी तो दोगे ना। इस तरह से याद कर सकते हो। तो डी मीन्स रिसीविंग, डेंड्राइट इज रिसीविंग एंड एक्सॉन इज एग्जिटिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, रेटिनल सेल्स हैं, उसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है कि ये मतलब रॉड्स कोन्स तो चलो ठीक है सबसे पहले आता है हमें पता है, लेकिन ये बाकी जो है हॉरिजॉन्टल, बाइपोलर सेल, एमाक्राइन, गैंग्लियन, ये सब। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, रिच बैग। ठीक है, तो आर सी आपका रॉड्स एंड कोन्स हो जाएगा, और एच से हॉरिजॉन्टल, बी से बाइपोलर, ए से एमाक्राइन एंड जी से गैंग्लियन सेल्स। तो ये आप किस तरह से याद हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जो लाइट होती है वो सबसे पहले रॉड्स एंड कोन्स पे जाती है, ऑल्दो ये हमारे रेटिना के सबसे बैक पे होते हैं। रॉड्स के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है डेट ट्रांसमिट्स टू हॉरिजॉन्टल सेल, उसके बाद बाइपोलर सेल में, फिर एमाक्राइन सेल में, फिर गैंग्लियन सेल में। एंड दिस गैंग्लियन सेल मेक अवर ऑप्टिक नर्व। ठीक है, गैंग्लियन सेल के जितने ये सारी नर्व्स होती हैं ये सारे मिलके एक नर्व बनाती है जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी सेल्स मिलके आपकी ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। द आंसर इज गैंग्लियन सेल। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि सबसे बैक में हमारे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, वहां पे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जाती है। उसके बाद रॉड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल सेल को स्टिमुलेट करते हैं, इन टर्न बाइपोलर सेल को वो स्टिमुलेट करता है, फिर एमाक्राइन सेल और फिर गैंग्लियन सेल में। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जाती है हमारी ब्रेन में। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, ये हमारा आई का पूरा स्ट्रक्चर है ये चीज। ओके, अब ये आपको याद हो गया होगा, रिच बैग से याद कर सकते हो, रॉड्स एंड कोन्स एक साथ हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल सेल, फिर बैग BAG। ठीक है, बाइपोलर, एमाक्राइन एंड गैंग्लियन सेल। नेक्स्ट इज हार्मोन दैट इंक्रीजेज हंगर। तो वो हार्मोन जो हंगर को इंक्रीज करते हैं, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो, दैट व्हेन आई एम हंग्री आई गो टू मैकडोनल्ड्स। जब आपको भूख लग रही होती है तो आप मैकडोनल्ड्स जाओगे। तो आई गो, I for insulin, G for ghrelin and O for orexin।
ठीक है। तो जब आपको मतलब इंक्रीज हंगर वाले हार्मोन्स है तो आई गोज टू मैकडोनल्ड्स, इससे आप याद कर सकते हो। ओके, पियाजे का जो कॉन्सेप्ट है अकोमोडेशन और एसिमिलेशन का, इसको भी याद करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अकोमोडेशन में क्या है, यहाँ पे सी है आपके, ठीक है, ये आप डबल सी देख रहे हो, तो डबल सी को इस तरह से याद कर लो, चेंज, ठीक है, और क्रिएट। जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो चेंज होगा या तो आप नया स्कीमा क्रिएट करोगे, ठीक है, तो वो आपका अकोमोडेशन वाले प्रोसेस में आ जाएगा कि जहां पे आप स्कीमा को चेंज कर रहे हो या तो क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, डबल सी से आप याद कर लो। उसके बाद एसिमिलेशन में डबल एस है, तो यहाँ पे क्या है, सेम स्कीमा, यहाँ पे आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो जैसा स्कीमा है वो वैसे ही रहेगा। तो इतना ही है, इसके आगे कुछ और मतलब आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगी निमोनिक्स पे, अलग अलग चैप्टर्स के। आपको अगर और कोई भी मतलब टॉपिक है या कोई भी इस तरह के पॉइंट्स है जिसको लर्न करने में डिफिकल्टी हो रही है, यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझसे कुछ निमोनिक उसका बन पाया, ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट, ये आपको नया बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।